Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. And a very warm welcome to all of you in today's live session. और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जेईई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको जेईई मेंस के बारे में एक ब्लूप्रिंट देता हूँ, एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ. जेईई मेंस का जो एग्जाम है, इट्स अ गेटवे फॉर एडमिशन इन द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया. जेईई मेंस के एग्जाम के थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए. सबसे पहले डिस्कस करते हैं जेईई मेंस के थ्रू आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं. लेट्स हैव अ लुक. जेईई मेंस के थ्रू आपको 3 तरह के कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है. NITs, ट्रिपल IITs and गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, स्टेट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस. और प्राइवेट कॉलेजेस की तो भरमार है. इंडिया में 31 NITs हैं, हर स्टेट में अपनी एक NIT है. 25 ट्रिपल IITs हैं, 30 गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, कई सारे स्टेट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं और बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं. अब बात करते हैं एग्जाम के मोड की. तो जेईई मेंस का जो एग्जाम है कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में होता है, जिसको हम बोलते हैं CBT मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. अब डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की. जेईई मेंस का जो एग्जाम है, इसको आप 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अपीयर कर सकते हैं. जैसे से फॉर एग्जांपल आपने 2022 में 12th अपीयर किया है, तो आप एग्जाम को 2022 में दे सकते हैं, 23 में दे सकते हैं, 24 में दे सकते हैं. 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 3 सक्सेसिव ईयर्स. कब नहीं दे सकते हैं, किन कंडीशंस में नहीं दे सकते हैं, वो समझें. जैसे से फॉर एग्जांपल आपने 12th 22 में दिया है, 23 में आपने स्किप कर दिया, 24 में वापस से प्रकट हो गए, तो आप ऐसे सिचुएशन में 25 में एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे. आपको 3 सक्सेसिव ईयर तक ही जेईई मेंस में अपीयर होना अलाउड है. इज इट क्लियर? नाउ रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ जेईई मेंस, एक और छोटा सा पॉइंट है जो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ. जेईई मेंस के थ्रू आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए अपना रेस्पेक्टिव 12th बोर्ड में मिनिमम 75% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे, या फिर अपने रेस्पेक्टिव बोर्ड में टॉप 20 परसेंटाइल में आना होगा. अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर देता हूं रिगार्डिंग दिस क्राइटेरिया कि जेईई मेंस 2021 में ये जो कंडीशन है, ये वेव ऑफ हो गई थी बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक सिचुएशन. जेईई मेंस का जो प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसको कंडक्ट कराता है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. और अब चर्चा करते हैं जेईई मेंस के एग्जाम पैटर्न पे. जेईई मेंस एग्जाम का पूरा जो पेपर है, 300 मार्क्स का पेपर आता है, 100 मार्क्स ईच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. जेईई मेंस के किसी भी पेपर में 2 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन A एंड सेक्शन B. सेक्शन A में MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं विद सिंगल करेक्ट ऑप्शन, और इसमें मार्किंग स्कीम रहती है +4 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. नेगेटिव मार्किंग इज देयर. सेक्शन B कंटेन्स इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, ये कह सकते हो न्यूमेरिक रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस. इसमें 10 क्वेश्चंस आते हैं एंड आउट ऑफ दीज 10 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चंस, और उसमें भी यू हैव सेम मार्किंग स्कीम, +4 फॉर एवरी राइट आंसर एंड -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर. रिगार्डिंग दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम लोगों से शेयर कर दूं कि जेईई मेंस 2021 के पेपर में देयर वाज नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस इंटीजर टाइप क्वेश्चंस, लेकिन जेईई मेंस 2022 में उसने यहां पे भी नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड कर दी है. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन जेईई मेंस 2022 एज कंपेयर टू 2021. 2021 में यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन 2022 में यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आ चुकी है. सो बी वेयर ऑफ दिस. सो बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस चेंज. अब बात करते हैं जेईई मेंस 2022 में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की. तो जेईई मेंस 2022 के इस सेशन में आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलने वाले हैं, एक अप्रैल अटेम्प्ट और दूसरा मई अटेम्प्ट. क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस में टोटल नंबर ऑफ सीट्स की. अगर हम बात करते हैं NITs की, तो NITs के पास करीब 24,000 सीट्स हैं. ट्रिपल IITs में वी आर हैविंग 6,000 सीट्स. गवर्नमेंट फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें करीब 6,000 सीट्स हैं. तो इनको अगर काउंट करके देखा जाए, इट इज अप्रॉक्स 36,000 सीट्स. और प्राइवेट कॉलेजेस में तो हजारों के नंबर में सीट्स हैं. अब बात हो जाए जेईई मेंस 2021 के कट ऑफ के बारे में. अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हैं
तो जो कट ऑफ परसेंटाइल है करीब करीब 87.9 परसेंटाइल है। 2021 का डेटा तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसको अगर आप मार्क्स में कन्वर्ट करना चाहें, इट इज रफली बिटवीन 85 टू 95। मतलब आउट ऑफ 300 मार्क्स अगर आपके मार्क्स 85 टू 95 आ जाते हैं तो आप जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी में फॉल करते हैं, परसेंटाइल हो जाता है कट ऑफ का 68 परसेंटाइल। जनरल में ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हैं, इट्स रफली अराउंड 66.2 परसेंटाइल। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में फॉल करते हैं, इट्स समवेयर इन बिटवीन 35 टू 45 परसेंटाइल। क्लियर है? नाउ रिगार्डिंग दिस कट ऑफ क्राइटेरिया, लेट मी मेक इट वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन कि ऐसा मत सोचना कि अगर आपने जेई मेंस का कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आपकी एनआईटी में सीट पक्की हो गई। नहीं, कट ऑफ आपने क्लियर कर लिया है जस्ट इंश्योर्स दैट यू आर नाउ एलिजिबल टू अपीयर फॉर जेई एडवांस, दैट्स इट। आपने अगर कट ऑफ क्लियर किया है तो आप सिर्फ जेई एडवांस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो गए हो। इसका बिल्कुल भी ये मतलब मत समझना कि आपकी एनआईटी में सीट पक्की है। ना 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 ना, नो 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 नो। एंड नाउ रिगार्डिंग परसेंटाइल एंड मार्क्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा तुम लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सो ये डेटा है 24 फेब मॉर्निंग शिफ्ट का, ये डेटा है 26 फेब इवनिंग शिफ्ट का। दोनों के दोनों जेईई मेंस 2021 के डेटा हैं। तो 24 फेब में 99 परसेंटाइल लाने के लिए आपको स्कोर करने पड़े थे 220 मार्क्स, और 26 फेब में 99 परसेंटाइल आपको सिर्फ और सिर्फ 175 मार्क्स में मिल गया। यू कैन इजिली सी दिस ह्यूज डिफरेंस, बिग बिग डिफरेंस। 99 परसेंटाइल ओनली फॉर 175 मार्क्स। हाँ, यहां पे 99 परसेंटाइल 220 मार्क्स। तो इस डेटा से क्या तुम लोग इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हो कि पक्की बात है क्या 26 फेब का जो पेपर है अच्छा खासा टफ आया होगा, डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा रहा होगा, बच्चे कम स्कोर कर पा रहे होंगे, तभी तो कम स्कोर में आपका अच्छा परसेंटाइल आया। एंड ऑन द अदर हैंड 24 फेब वाला जो पेपर है, पक्की बात है दोस्त, बहुत हलवा पेपर रहा होगा, लड्डू पेपर रहा होगा, सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया होगा, तभी तो कट ऑफ बढ़ गया है। 99 परसेंटाइल आपको 220 नंबर में मिल रहा है। क्लियर है? सो इस डेटा के थ्रू मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो परसेंटाइल है, जो मार्क्स हैं, दे वेरी फ्रॉम शिफ्ट टू शिफ्ट। इट ऑल्सो डिपेंड्स एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। सो अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो, इन दिस कैटेगरी और इन दिस कैटेगरी। पक्की बात है रे, आप इसी कैटेगरी में फॉल करने की सोचोगे। आप ऊपर वाले से दुआ करो कि आपको पेपर टफ मिले, क्योंकि जितना टफ होगा तो जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, जो 2 साल से जम के लगे हुए हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही पेपर फोड़ पाएंगे। पेपर अगर आसान आ गया तो यार जो बच्चे जेईई मेंस के लिए सिंसियरली प्रिपेयर नहीं कर रहे थे वो भी अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे, मेरिट ऊपर चली जाएगी, आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ऊपर वाले से प्रे करें कि पेपर जितना टफ दे सकता है उतना टफ दें, क्योंकि ऐसे में जो बच्चे सिंसियरली ऑनेस्टली मेहनत कर रहे हैं उनको एडवांटेज होगा। जिन बच्चों ने उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं की है वो सारे के सारे यहां पे निपट जाएंगे। यहां पे आप आसानी से अच्छा परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। एंड अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो उसमें अगर आप 190 करीब करीब 190 मार्क्स भी स्कोर कर ले जाते हो तो आपको एक डिसेंट एनआईटी में एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी। एंड सिमिलरली अगर आप इस शिफ्ट में फॉल कर जाते हो तो अगर आप 150 मार्क्स भी करीब करीब स्कोर कर ले जाते हो तो आपको एक डिसेंट एनआईटी में एक डिसेंट ब्रांच मिल जाएगी। तो ये बेसिकली एवरेज स्कोर्स हैं टू गेट डिसेंट एनआईटीज एंड डिसेंट ब्रांच। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इजी पेपर एंड टफ पेपर दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। सो आप इन सिचुएशंस में पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, आपकी अप्रोच कैसे रहती है, इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं बार बार सबको बोलता हूँ, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट करोगे आपके लिए जेईई मेंस 2022 का पेपर उतना आसान होने वाला है। तो राइट एज मैनी मॉक टेस्ट पेपर्स as you can, do a rigorous practice of questions. So my dear students, जेईई मेंस में कट ऑफ क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग डील।
आप अगर आज से भी पढ़ाई करना शुरू करते हो और अगर डेली 5 घंटे पढ़ लेते हो, आप आसानी से जेईई मेंस 2022 का कट ऑफ क्लियर कर ले जाओगे। इट्स नॉट अ बिग डील। सो आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करना है, आपको जेईई में एक शानदार रैंक फोड़ना है। सो उसके लिए अपने को जम के रगड़ के मेहनत करनी होगी, पागलों की तरह पढ़ाई करनी होगी, एक नशा होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एंथू होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं एनआईटीज में कोटा के बारे में। जितने भी एनआईटीज हैं उनमें 50% जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं फॉर होम स्टेट, एंड रिमेनिंग जो कोटा है 50% दैट इज ऑल इंडिया कोटा फॉर अदर स्टेट्स। जैसे से फॉर एग्जांपल एनआईटी रायपुर में से फॉर एग्जांपल 1000 सीट्स हैं, तो उसमें जो 500 सीट्स हैं वो छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हो गई हैं, और रिमेनिंग जो 500 सीट्स हैं उनमें अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर स्टेट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें रफली अराउंड 20% के आसपास फीमेल कोटा भी रहता है, जस्ट टू इक्वलाइज द सेक्स रेशियो, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करने वाले हैं अपना सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ, दैट इज मार्क्स वर्सेस रैंक। आपको कितने मार्क्स और कितने रैंक पे कौन सी एनआईटी मिल सकती है। सो इन एनआईटीज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में ये टॉप 10 एनआईटीज फॉल करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इन टॉप 10 एनआईटीज में एडमिशन लेना है तो आपकी जो रैंक है 1 से लेके 18,000 के बीच में फॉल करनी चाहिए, और आपके जो मार्क्स हैं करीब करीब 200 से 300 के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सीएस का कीड़ा होता है, कंप्यूटर साइंस का, कि सर जाएंगे तो सीएस में ही जाएंगे। तो सीएस के लिए आपकी जो रैंक है 1 से 5,000 के बीच में लाई करनी चाहिए, और मार्क्स करीब करीब 225 से 300 के बीच में लाई करनी चाहिए। और इस डेटा के बारे में आपको क्लैरिफाई कर दूं, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये एक अप्रॉक्सीमेटेड डेटा है। इस डेटा में वेरिएशंस क्वाइट पॉसिबल। ये डेटा वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर, डिपेंडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन जेईई मेंस एग्जाम, एंड इट ऑल्सो वेरीज फ्रॉम शिफ्ट टू शिफ्ट। और मैं इसमें एक और पॉइंट आपको क्लैरिफाई कर दूं कि इन माय ओपिनियन कॉलेज मैटर्स, ब्रांच कम्स सेकंड। तो अगर आपके पास चॉइस हो इन बिटवीन कॉलेज एंड ब्रांच, देन गो फॉर कॉलेज। आपके पीछे किस एनआईटी का टैग है, किस आईआईटी का टैग है, दैट मैटर्स आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे। ब्रांच कम्स सेकंड। सो अगर आप मेरी बात मानो तो प्रेफरेंस कॉलेज को देना, ब्रांच को नहीं। वेल, सो अब हम लोग उन एनआईटीज की बात करेंगे जो फॉल करती हैं इन द सेकंड कैटेगरी, जो बहुत अच्छे एनआईटीज तो नहीं है बट डिसेंट एनआईटीज हैं, जिनमें ऑफ कोर्स अपना एनआईटी रायपुर भी फॉल करता है। सो इन एनआईटीज में एंट्री के लिए आपकी जो रैंक होनी चाहिए करीब करीब 18 से 50,000 के बीच में होनी चाहिए, और आपके जो मार्क्स होने चाहिए जेईई मेंस के करीब करीब 130 से 200 के बीच में होने चाहिए। और जिन बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सीएस में ही जाना है, राइट, उनके लिए जो रैंक है 7,000 से 14,000 के बीच में होने चाहिए, और मार्क्स करीब करीब 190 टू 220 के बीच में होने चाहिए। और इन एनआईटीज में एंट्री करने के लिए आपका जो बेसिक टारगेट होना चाहिए वो करीब करीब 150 मार्क्स के आसपास होना चाहिए। मतलब अगर आपके मार्क्स 150 आउट ऑफ 300 भी आ जाते हैं तो इन एनआईटीज में आपको एंट्री मिल जाएगी। बट आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, नॉट द एग्जैक्ट डेटा। एक अप्रोक्सीमेट आपको बेसिक आइडिया बता रहा हूं, एक अप्रोक्सीमेटेड डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेटा। और आपको सीएस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि आपने पिछले 2 साल किस लेवल की प्रिपरेशन की है, कितनी मेहनत से पढ़ाई की है। सो गाइज, अब हम लोग मूव करेंगे एनआईटीज कैटेगरी 3 की, जो बहुत अच्छे एनआईटीज तो नहीं हैं बट एटलीस्ट इन एनआईटीज में जाने से आपकी इज्जत बच जाएगी, आपकी भी और थोड़ी सी हमारी भी इज्जत बच जाएगी। सो इन एनआईटीज में एंट्री के लिए आपकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक्स हैं वो हैं 40,000 टू 60,000, और आपके मार्क्स होने चाहिए 120 टू 140। हाँ, अगर आपको सीएस का कीड़ा है कि नहीं, बहुत सारे बच्चों को होता है यार कि जाना है तो सिर्फ सीएस में ही जाना है कि नहीं, तो सीएस के लिए आपकी रैंक रफली होनी चाहिए इन बिटवीन 15,000 टू 30,000, और आपके मार्क्स होने चाहिए करीब करीब 160 और 190 के बीच में। और इन एनआईटीज में एंट्री करने के लिए आपको एटलीस्ट मिनिमम 130 मार्क्स स्कोर करने होंगे। ऑन एन एवरेज अगर आपके 130 मार्क्स आउट ऑफ 300 भी आ जाते हैं तो आपको इन एनआईटीज में एंट्री मिल जाएगी। और ये सारा का सारा जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये अदर स्टेट्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप होम स्टेट में पाए जाते हैं तो आपका टारगेट और कम हो जाएगा।
होम स्टेट और अदर स्टेट में आप करीब करीब मान के चलें 10 नंबर का डिफरेंस हो जाता है। और ये जो डेटा मैंने शेयर किया है ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपका और कम मार्क्स में काम चल जाएगा। हाँ, अगर आपको अच्छे एनआईटीज में पढ़ना है, अच्छे ब्रांच में पढ़ना है, तो दोस्त आपको पागलों की तरह पढ़ाई करनी पड़ेगी। और बेहतर है पुष्पा बन जा, मैं रोकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, मैं जेई क्रैक करेगा और शानदार रैंक से क्रैक करेगा। एक हैशटैग चला दे, हैशटैग जेई फोड़ना है। सो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस 2021 जुलाई शिफ्ट का पेपर, उसमें भी फिजिक्स की एनालिसिस। तो पूरा फिजिक्स का जो पेपर था उसमें टोटल 30 क्वेश्चंस थे, 100% का पेपर। आउट ऑफ दीज 30 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं फ्रॉम दिस मैकेनिक्स। मतलब पूरे के पूरे पेपर में 33.33% जो पेपर है डायरेक्टली आ रहा है फ्रॉम दिस मैकेनिक्स। कितना ह्यूज वेटेज है। मींस यार पूरे पेपर का 1/3 पेपर सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक्स से आ रहा है। इसलिए मैं बार बार सारे बच्चों को समझाता हूं कि टू हैव अ वेरी 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 गुड कमांड इन फिजिक्स योर मैकेनिक्स मस्ट बी वेरी 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 स्ट्रांग। एंड सी दिस द रीजन 1/3 पेपर डायरेक्टली आ रहा है फ्रॉम दिस मैकेनिक्स। ह्यूज वेटेज। अब मूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले यूनिट पे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स वाले पोर्शन से 8 क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा खासा इसका भी वेटेज है, करीब करीब 26.66% जो वेटेज है वो आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स में। अच्छा खासा इसका भी वेटेज है। इसके बाद अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स की, तो मॉडर्न फिजिक्स में भी अच्छा खासा वेटेज है। 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, करीब करीब 17% का वेटेज है। मतलब अगर आप सिंपल अरिथमेटिक देखें तो जो पहले 3 यूनिट्स हैं, अगर आपने यही 3 यूनिट्स अच्छे से कर लिए, आई एम डैम श्योर आपके फिजिक्स में आउट ऑफ 100 कम से कम 65 to 70 मार्क्स आसानी से आ जाएंगे और आपको डिसेंट एनआईटी में डिसेंट ब्रांच आसानी से मिल जाएगी। और करीब करीब जो सिमिलर पैटर्न है वो सारे के सारे सेशंस में, सारे के सारे शिफ्ट में रहता है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आई रिपीट। आप अगर सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट इन तीनों यूनिट्स को अच्छे से कवर करके जाएं, तो आउट ऑफ 100 मार्क्स 60 to 70 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। इन्हीं तीनों यूनिट से आसानी से आप 60 to 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन फिजिक्स। अगर आप बात करते हैं हीट एंड थर्मोडायनामिक्स की, तो करीब करीब 3 क्वेश्चंस आए हैं, करीब करीब 10% का वेटेज है इनका भी। बात करते हैं ऑप्टिक्स की, 2 क्वेश्चंस आए हैं, 6.66% करीब करीब वेटेज है। और फाइनली वेव्स में 2 क्वेश्चंस आए हैं, करीब करीब 6.66% का वेटेज है। तो ये एक चैप्टर वाइज सिलेबस का ब्रेकअप हो गया फॉर फिजिक्स इन जेईई मेंस 2021। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जेईई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के फिजिक्स की पेपर की, तो फिजिक्स में आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस इजी थे, करीब करीब 11 क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे और सिर्फ 4 क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल के थे। इनको अगर परसेंटेज वाइज में देखें तो 50% मतलब आधे क्वेश्चंस आसान थे, इजी क्वेश्चंस थे। सिर्फ 37% मॉडरेट और सिर्फ 13% डिफिकल्ट लेवल के थे। तो अगर आप इनको ध्यान से एनालाइज करो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप इजी क्वेश्चन और कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस को भी हिट कर ले जाते हो, मतलब इसमें आपने 15 में से 15 निपटा दिए और मॉडरेट में आपने 5 क्वेश्चन भी दोस्त पिक कर लिए, तो 15 + 5 20 क्वेश्चंस आसानी से आप बना सकते हैं। मतलब यार 20 × 4 80 मार्क्स। इसमें अगर थोड़ी बहुत एरर है, कुछ माइनस मार्किंग निकाल भी दें तो दोस्त 70 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं गए हैं। और 70 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री एंड 70 मैथ्स, 210 द मैजिक फिगर इज रीच्ड। और उसमें भी अगर थोड़ी बहुत एरर आप निकाल दें तो यार 200 नंबर आप आसानी से स्कोर कर पा रहे हैं। और 200 में भी कुछ और ह्यूमन एरर निकाल दें यार, 180 नंबर अपने कहीं भी नहीं गए हैं। और 180 नंबर का मतलब पता है 98, करीब करीब 98 परसेंटाइल आ जाएगा। इसकी हेल्प से आपको डेफिनेटली जो टॉप 10 एनआईटीज में, उनमें अच्छी एनआईटी
और अच्छी ब्रांच मिल जाएगी, डिसेंट एनआईटी विद डिसेंट ब्रांच। और इस फिजिक्स के पेपर में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि पूरा का पूरा जो पेपर था फिजिक्स का, उसमें करीब करीब 50% जो क्वेश्चंस थे दे वर आस्क्ड फ्रॉम 11th सिलेबस, और रिमेनिंग जो 50% क्वेश्चंस थे वो 12th सिलेबस से थे। बस इसमें आप ऐसा मत सोचना कि यार अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ 12th सिलेबस ही कर लिया तो भी यार मेरा 50% पेपर जेईई मेंस का बन जाएगा, आसानी से मुझे एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। ना 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 ना, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, आउट ऑफ दिस 50% 12th सिलेबस, इसमें करीब करीब 20% क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें इनडायरेक्ट 11 के कंसेप्ट्स का यूज था, मैकेनिक्स का था या हीट एंड थर्मो का था। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोच सकते कि यार 11 को कंप्लीटली मैंने स्किप कर दिया तब भी आधा जो पेपर है वो मैं बना ले जाऊंगा। सवाल ही नहीं है। सी दिस इज द रीजन, ये फंडा है। आप बिना 11th के जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। आपको 11th और 12th में दोनों में एक बैलेंस बना के ही चलना पड़ेगा। और इस फिगर के बारे में बता दूं, ये फिगर वेरी करता रहता है शिफ्ट टू शिफ्ट, राइट? समटाइम्स इट्स लाइक 45-55, समटाइम्स इट्स लाइक 40 and 60। तो अगर यार 60% भी वेटेज है तो आप मान के चलें उस 60 में 20% 11 घुसा होगा। तो आप बिना 11th के जेईई मेंस में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक हियर। क्लियर है? सो गाइज, अब हम लोग मूव करते हैं सम टिप्स एंड ट्रिक्स पे, दैट इज व्हाट इज द टेक अवे ऑफ द सेशन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट है आप लोग अपने स्पीड, एक्यूरेसी एंड क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करें। अगर आपने जेईई मेंस के पेपर में सिंपल एंड लेस कैलकुलेटर क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बना लिए तो एक तो आपको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपका समय भी बचेगा। जो आगे आने वाले डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी आपको हेल्प करेगा। एंड देयरफॉर मैं सारे बच्चों को बोलता हूं, आप डायरेक्टली पेपर पे अटैक करना शुरू ना करें। पहले कुछ समय के लिए आप पेपर को एनालाइज करें, क्वेश्चंस कैसे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इजी लेवल के हैं, कौन कौन से डिफिकल्ट लेवल के हैं, वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिनमें आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, जो आपके सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को हिट करें। और आप जेईई मेंस के जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जो जेईई एडवांस के सिलेबस में नहीं है, उन पे जरूर अच्छे से कंसंट्रेट करें। क्योंकि पिछले कुछ सालों का ट्रेंड है कि जो प्योर जेईई मेंस के टॉपिक्स हैं उन टॉपिक से कम 6 या 7 सवाल हर साल जेईई मेंस में पूछता है। जैसे अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हो गया या सेमीकंडक्टर्स हो गया। सो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर बेस हर साल 6 या 7 सवाल आते हैं। गाइस, इट्स अ ह्यूज वेटेज, तो इन पे स्पेशली अपने को फोकस करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव करते हैं डायरेक्टली जेईई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के पेपर डिस्कशन पे। आज का ये जो सेशन होने वाला है, इसमें मैं सिर्फ तुम लोगों को ये फील कराने के लिए सेशन अरेंज किया हूँ कि पेपर में जितने भी सवाल आए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे सवाल हम लोग या तो वर्कशीट के थ्रू कर चुके हैं या असाइनमेंट के थ्रू कर चुके हैं, सीडीएस के थ्रू कर चुके हैं या फिर टेस्ट पेपर के थ्रू क्लास में कर चुके हैं। पेपर में 99% नहीं, पूरा का पूरा जो 100% का पेपर है वो वही है जो हम लोग ऑलरेडी अपने मॉड्यूल में बना चुके हैं। इसलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोलता हूँ कि अपने जो मॉड्यूल्स हैं उसमें क्लास की वर्कशीट में, सीडीएस में, असाइनमेंट्स में, प्रैक्टिस लैब में, राइट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेस्ट पेपर्स में कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। बिकॉज पूरा का पूरा जो कंप्लीट पेपर है या तो सेम क्वेश्चन विद सेम डेटा या फिर सिमिलर क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं जेईई मेंस 2021 में, एंड मोर और लेस सिमिलर सिनेरियो रहने वाला है जेईई मेंस 2022 में, अप्रैल अटेम्प्ट में और मई अटेम्प्ट में। ठीक है, तो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा फील कराते जाता हूँ कि पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, उनमें क्या क्या कंसेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसमें फटाफट है ना थोड़ा सा
स्पीड में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। जैसे सवाल नंबर 1 अगर आप देखें तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बेसिक सा सवाल है, और इस प्रोफाइल के मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल हम लोग वर्कशीट के थ्रू बना चुके हैं, CDS के थ्रू बना चुके हैं, प्रैक्टिस लैब में बना चुके हैं, टेस्ट पेपर में भी बना चुके हैं। शॉर्ट सवाल है, मतलब बनना ही बनना है, ना बनने का सवाल नहीं। जैसे अब इस सवाल में पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इन 6 ओम रजिस्टर। बता 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी अमाउंट ऑफ करंट दौड़ेगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक सवाल है बेस्ड ऑन KCL एंड KVL। तो इस प्रोफाइल के सवाल हम लोग कई बार बना चुके हैं। ठीक है, ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं, वी डील विद द मोस्ट पावरफुल बैटरी, वी सप्लाई सम करंट फ्रॉम द बैटरी हैविंग मैक्सिमम EMF, और उसी करंट को हम सर्किट की डिफरेंट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। तो जैसे मान ले इस बैटरी ने कुछ दिस द मोस्ट पावरफुल बैटरी, द बैटरी हैविंग मैक्सिमम EMF, क्लियर है। इसका 90, इसका 140, तो उसी से करंट सप्लाई करेंगे, इसी करंट को सर्किट की हर एक ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे मान ले आउट ऑफ I, लेट से इस ब्रांच में कुछ I1 जाता है, इस ब्रांच में रिमेनिंग I माइनस I1 जाता है। तो यहाँ से I1 आया और यहाँ से I माइनस I1 आया, 10 + 10 I बैक टू पावर n। तो एक बार इस लूप में KVL घुमा दें, एक बार इस लूप में KVL घुमा दें, दो इक्वेशन बनेंगी, दो नॉर्म्स आएंगे, वहाँ से आप I कितना है वो निकाल लेंगे, I1 कितना निकाल लेंगे। खैर, अपने को पूछ रहा है करंट फ्लोइंग इन 10 ब्रांच, तो इस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट कितना हो जाएगा, I माइनस I1। तो I चिपका दें, I1 चिपका दें, तो यहाँ से 6 ओम वाले ब्रांच में कितनी करंट जाएगी वो आसानी से निकल आएगी। ठीक है, बट ये जो प्रोसेस है इट इज स्लाइटली लेंदी। मैं तुम लोगों को 2 लाइन का शॉर्टकट बताता हूँ, क्योंकि इक्वेशन बनेंगी KVL की, है ना, अच्छी खासी इक्वेशन बनेंगी, सॉल्व करने में थोड़ा समय जाएगा। तो एक इसी सवाल का एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ तुम लोगों को। इस मेथड को बोलते हैं नोडल एनालिसिस मेथड। क्या बोलते हैं, नोडल एनालिसिस मेथड। उस मेथड में क्या करते हैं, ध्यान सुनना। इस मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को रेफरेंस मान लेते हैं पोटेंशियल का। पोटेंशियल का रेफरेंस मतलब आर्बिट्ररी अज्यूम कर लेते हैं कि पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज अज्यूम टू बी 0, जस्ट अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है साहब, मैंने मान लिया साहब इस पॉइंट को पोटेंशियल का रेफरेंस मान लिया। इस पॉइंट का पोटेंशियल साहब कितना है, 0। ध्यान से सोच के बदल, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर इसका पोटेंशियल 0 है, अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यार इसका पोटेंशियल 140 हो जाएगा। और क्या यार इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 तो क्या मैं बोलूंगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 90 हो जाएगा। हाँ ना बोलना है, ये सुनो, क्या ये बात सबको समझ में आती है। अरे बैटरी का पर्पस क्या है, बैटरी का रोल तो यही होता है ना भाई, बैटरी इज यूज टू मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट, है कि नहीं। आपने इन 2 पॉइंट्स अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करा दी है, तो दिस बैटरी विल इंश्योर अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीस पॉइंट्स इन द सर्किट, और वो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा जितना कि इस बैटरी का EMF है। ये सुनो, हाँ ना बोलते रहो, यस ये सुनो, क्लियर है, समझ आ रहा है। तो यार एक बार बता, अगर इसका पोटेंशियल 0 है तो इसका पोटेंशियल क्या हो गया, 140। तभी तो इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही हो जाएगा जितना कि इस बैटरी का EMF इज 140। 140 माइनस 0 मतलब सेम तो है रे। ऐसे ही यहाँ का 0 है तो यार यहाँ का कितना हो जाएगा, 90। सो दैट इन 2 पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, उतना जितना कि बैटरी का EMF इज 90 वोल्ट। ये सुनो, है कि नहीं। तो इसका 0 तो इसका 90 हो गया। अच्छा, इस वाले का मैं मान लेता हूँ सब कुछ V है, इस वाले पॉइंट का मैं कुछ मान लेता हूँ पोटेंशियल लेट्स से V है, क्लियर है। अब बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल्स डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट करंट जाएगी। जैसे मैं मान लेता हूँ सब, इस ब्रांच में कुछ I1 जा रहा है, इस ब्रांच में सब कुछ I2 जा रहा है, और करंट फ्लोइंग इन 10 ब्रांचेस I3। एक झटके में आ जाएगा, मतलब 2 झटके में आ जाएगा सवाल। I1 I2 I3 में क्या मैं पहली इक्वेशन ये लिख सकता हूँ, यस और नो, KCL से। टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन, क्लियर है। तो साहब एंट्री करने वाला करंट कितना हो गया, I1 + I2, लीव करने वाला कितना हो गया, I3। अब तुम लोग वो वाला फॉर्मूला घुमा दो, I = V/R। बस ध्यान ही रखते हैं, करंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। पॉजिटिव कब मिलेगा, जब आप हायर में से लोअर पोटेंशियल को माइनस करोगे। तो क्या यहाँ पे मैं I1 की वैल्यू डालूंगा, क्या यहाँ पे मैं I1 की वैल्यू डालूंगा, यस और नो। V है 140। भाई वह बताएं, करंट हमेशा ध्यान रखें
मूव करता है, फ्लो करता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल टुवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर पोटेंशियल, यस नो, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है। तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो इसलिए मैंने किया 140 माइनस वी, वी माइनस 140 मत कर देना, सब गड़बड़ हो जाएगा रे, हायर माइनस लोअर करेगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, है ना। तो इस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट होगा, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इसी का रेजिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 140 माइनस वी एंड डिवाइड बाय इसका आर हो गया। एंड सिमिलरली I2 और सिमिलरली I3, I2 क्या अब उसी तरह से मैं ये लिखूंगा यस और नो, और उसी तरह से I3 क्या मैं ये लिख डालूंगा यस और नो, कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं, कोई संशय नहीं, ये सुनो भाई। I2 क्या लिखेगा, इस ब्रांच में करंट हो जाएगा इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हायर माइनस लोअर, हमेशा ध्यान रखें करंट हमेशा जाएगा हायर से लोअर की तरफ, है कि नहीं। तो दिस इज 90 माइनस वी एंड डिवाइड बाय इसका रेजिस्टेंस। और सिमिलरली इस ब्रांच में करंट कितना होगा, इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, हायर माइनस लोअर, करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है, इट इज वी माइनस 0 एंड डिवाइड बाय इसका आर कितना हो गया। इस पूरी इक्वेशन से डायरेक्ट अपना दोस्त वी निकल आएगा, बट वी पूछ नहीं रहा है, दे आर आस्किंग करंट फ्लोइंग इन द 6 ओम। तो क्या अपने को आसान भाषा में I3 निकालना है, और I3 ध्यान से देखें क्या अपने सामने ये है, I3 की वैल्यू ध्यान से देखें क्या अपने सामने ये लिखी है, तो V की वैल्यू यहाँ से सॉल्व के यहीं पे चिपका देना, I3 निकल आएगा। असलियत में यही तो I3 है, इट इज V/6। इस ब्रांच में करंट हो गया, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 विच इज V एंड डिवाइड बाय इसी का रेजिस्टेंस विच इज 6। V की वैल्यू यहाँ सॉल्व करके यहाँ डाल दे, I3 कितना निकल आएगा। तो यहाँ से जल्दी आंसर आ जाएगा, विच विल सर्टेनली सेव योर टाइम, और यही तो अपने को करना है इन द एग्जाम। एग्जाम्स आर ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड कर दूं, जे मीन्स का जो पेपर है इसमें क्वेश्चन का जो सिलेक्शन इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, स्पेशली इन द सेक्शन बी। सेक्शन बी में जनरली बच्चों से जो मेरी बात हुई है, जो लास्ट ईयर देके आए थे, जिन्होंने बताया था ठीक है, तो जो गलती वो करके आए थे, तुमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए। गलती क्या होती है कि यार सेक्शन बी में अपने को 10 में से सिर्फ 5 क्वेश्चंस हिट करने हैं, बट होता क्या है, बच्चों का जो क्वेश्चन सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, जो अप्रोच है वो काफ़ी गड़बड़ा जाता है। उन्होंने क्या किया यार, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करना शुरू किया, बना नहीं, सेकंड, ऐसी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पता चला यार 10 में से 5 बनाने थे लेकिन बना गए 10 में से 10, और सही 5 में से 4 भी नहीं है। इसलिए तुम लोगों को बार बार बोलता हूं कि यू राइट एज मैनी मॉक टेस्ट पेपर्स एज पॉसिबल, जितने ज्यादा पॉसिबल है उतने ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स बनाएं। क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत क्रूशियल है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस बनाने में उतना टाइम नहीं जाता है जितना कि क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में, कि यार किस क्वेश्चन को हमें बनाना है और किसको छोड़ना है, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बनाने से ही आइडिया लगेगा, कि क्वेश्चन देख के ही अपने को पता चलना चाहिए कि यार ये इजी है, लेस कैलकुलेटिव है, पहले इसको पिक करो, बनाओ, कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, आगे बढ़ो, मूव ऑन, ऐसी कहानी है, ठीक है। तो वो कहानी सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट बनाने से ही आएगी और कैसे भी नहीं आएगी। और उसी टाइम फ्रेम में आप मॉक टेस्ट बनाएं जो आपके एग्जाम का शेड्यूल है, 9 से 12 या 2:30 से 5:30 जो भी है, ऐसा है। जैसे सवाल नंबर 2 है, तो सवाल नंबर 2 इस प्रोफाइल के हम लोग कई सारे सवाल बना चुके हैं, क्लास में लेवल 2 में बना चुके हैं। जब बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स हमने डिस्कस किया था इन्वॉल्विंग फ्रिक्शन, तो एक कंसेप्ट देखा था कि यार मैक्सिमम स्पीड कितने से व्हीकल मूव कर सकता है। एक हमने कंसेप्ट देखा था कि व्हीकल कितनी मिनिमम स्पीड से मूव कर सकता है। तो मैक्सिमम होगा तो ऐसे केस में टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आउटवर्ड होगी, तो यार फ्रिक्शन इनवर्ड लग जाएगा। मिनिमम स्पीड से व्हीकल दौड़ता है तो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग जाता है, आउटवर्ड्स लग जाता है। तो ये सारे फंडे हम लोग कर चुके हैं, तो उसी पर बेस ये सवाल है। तो सवाल नंबर 2 में डायरेक्ट सवाल है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। जैसे व्हीकल है, एक बैंक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ व्हीकल के ही रेस्पेक्ट में इस व्हीकल पे लगने वाले फोर्सेस डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, व्हीकल का वेट लग रहा होगा, ट्रैक का नॉर्मल लग रहा होगा, और सिंस व्हीकल का फ्रेम क्या है, रोटेटिंग फ्रेम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, mv²/r किधर, अवे फ्रॉम सेंटर। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में व्हीकल मोशन में है, लेकिन व्हीकल के रेस्पेक्ट में व्हीकल तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, सारे के सारे फोर्स बैलेंस कर सकते हो अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, है कि नहीं। ये थीटा होता है तो ये भी थीटा हो जाता है, mg का cos थीटा, mg का sin थीटा, ये सुनो, ये एंगल थीटा है, ठीक है, mv²/r का ये हो जाएगा cos थीटा कॉम्पोनेंट, ये हो जाएगा mv²/r का sin थीटा कॉम्पोनेंट, यस और नो।
कुछ नहीं करना है। अब बस फंडा ये अपने को लगाना है, सवाल ध्यान से पढ़ें। सवाल में क्लियर कट बोलता है क्या, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। तो यार स्पीड अगर आप बढ़ाते जाएंगे, जैसे ही आपने स्पीड बढ़ाई तो ये वाला इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ये बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से व्हीकल बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में स्लिपिंग की टेंडेंसी बनाएगा, जिसको प्रिवेंट करने के लिए, अवॉइड करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इनवर्ड लग जाएगी। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इसी में मान ले मिनिमम स्पीड पूछता तो ये फोर्स कम हो गया तो अब टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग नीचे हो जाएगी, इसको प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन अब ऊपर लग जाएगा। ये बस दोनों केस में डिफरेंस हो, ये ऑलरेडी हम लोग क्लास में बना चुके हैं और कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बैलेंस द फोर्सेस। क्लियर है? अपने को तो खैर इस डायरेक्शन में लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनसे मतलब है, राइट। एक बार इस डायरेक्शन फोर्स बैलेंस करा दें, एक बार इस डायरेक्शन फोर्स बैलेंस करा दें। क्लियर है? सवाल नंबर जो 3 है ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अपना मॉड्यूल खोलें, अपना जो मॉड्यूल है मॉडर्न फिजिक्स का, इसको निकाल लें। पेज नंबर 117 पे पहुंचे सब लोग। कहाँ पे? 117। और इसमें ध्यान से देखें सवाल नंबर 11, पेज नंबर 117 एंड क्वेश्चन नंबर 11। डायरेक्ट सवाल आया है फ्रॉम दिस वर्कशीट। ये ऑलरेडी हम लोग कुछ दिन पहले क्लास की ही वर्कशीट में कर चुके हैं। 2 तरह के तुम लोगों को डिसइंटीग्रेशंस पढ़ाए थे, एक सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, दूसरा साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। दिस प्रॉब्लम हियर इज बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। एग्जैक्ट सेम सवाल हम लोग क्लास में कर चुके हैं, सिर्फ उसने डेटा वेरी किया है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं अपना जो मॉड्यूल है उसको अच्छे से सॉल्व करें। डायरेक्ट सवाल आते हैं तो सेम या फिर सिमिलर सवाल, ठीक है। सवाल नंबर जो 4 है, जो 4th क्वेश्चन है, ये बेसिक एनालम के फंडों पर बेस सवाल है, ठीक है। नेट फोर्स देखना है, उसको इक्वेट करा देना मास इनटू एक्सेशन से, है कि नहीं। तो इस सवाल में तुमको पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑन द सिस्टम कितना होगा। तो ऐसे सवालों में ना डायरेक्टली हम इन सारे के सारे ब्लॉक्स को सिस्टम एज होल पकड़ लेते हैं, सिस्टम की एफबीडी खींच ले, पूरे के पूरे सिस्टम पे लगने वाले कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो सिस्टम का वेट हो गया कितना, ये है 10 जी, और ये 20 20 20 कितना हो गया 60, और प्लस 10 कितना हो जाएगा 70 जी। ये सुनो, ये सारे 20 20 के ना, 60 प्लस 10 कितना 70 जी। और ये जो ट्रैक है ये कुछ ना कुछ ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा, यही नॉर्मल डायरेक्शन अपने को पूछ रहा है। और पूरा का पूरा जो सिस्टम इट इज फॉलोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम यूनिफॉर्म एक्सेशन, एक्सेशन का मैग्नीट्यूड अपने को कितना है वो गिवन है। तो जिधर एक्सेशन उस डायरेक्शन नेट फोर्स, नीचे की तरफ नेट फोर्स निकाल ले, इक्वल करा दे मास इनटू एक्सेशन से, खटाक नीचे की तरफ नेट फोर्स हो गया वेल प्रोवाइड मास इनटू एक्सेशन, एक्सेशन अपने हो गया ना डायरेक्टली इन कितना निकल आएगा। सेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग क्लास में बना चुके हैं। सवाल नंबर जो 6 है डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। डायरेक्ट सवाल आया है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली फार्मूला अपने को मानना है 1 म्यू 2 बाई वी 1 बाई यू, 1 म्यू 2 माइनस 1 अपॉन, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल है। 1 म्यू 2 की वैल्यू घुमा दें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है देख लें, रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस का देख लें, साइन कन्वेंशन घुमा दें, इमेज डिस्टेंस कितना निकल आएगा। You have to determine distance of final image from this pole of surface। तो ऐसे बहुत सारे, ये तो बहुत बेसिक लेवल का सवाल है, बहुत हायर लेवल के सवाल हम लोग बना चुके हैं इन रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ये तो बहुत एलिमेंट्री बेसिक सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। पूरा का पूरा आप पेपर उठा के देखोगे, यू कैन से 70% ऑफ दिस पेपर इज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। सिर्फ 30% ही इसमें जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनमें कंसेप्ट्स का मिक्स कंसेप्ट्स का यूज है, एप्लीकेशन पार्ट है। बाकी सारे के सारे सवाल 70% क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एज यू कैन सी हियर।
सवाल नंबर जो 7th पूछा गया है ये बेसिकली ओल्ड जेई एडवांस का प्रॉब्लम है। जेई एडवांस में इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल पूछे जा चुके हैं और हिस्ट्री ये बोलती है कि हर साल 3 से 4 सवाल पक्के से नीट में भी पूछेगा, जेई मेंस में भी पूछता है, जो प्रीवियस ईयर एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए अगर तुम सारे के सारे जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स नहीं बना सकते हो तो एटलीस्ट लास्ट 5 साल के अपने को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जानना है, क्योंकि पक्की बात है आपको 3 से 4 सवाल श्योर शॉट मिलना तय है। बिल्कुल सेम सवाल या सिमिलर सवाल, ये बिल्कुल सिमिलर सवाल है, बस डेटा उसने थोड़ा सा चेंज किया है। एडवांस में पूछ चुका है सवाल, और इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल तुम लोगों को हमारे मॉड्यूल्स में भी मिल जाएंगे। कि यार एक आदमी है अर्थ से मार्स की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो बता इसका जो वेट है वो किस तरह से वेरी करेगा। तो ऑब्वियस ही बात है यार, इनिशियली अर्थ के पास होगा तो उसका वेट मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। जैसे जैसे आगे जाएगा वेट जो है इफेक्टिव घटेगा, क्योंकि मास भी जो है हरकत में आ जाएगा। अर्थ इसको खींचेगा, है कि नहीं, मास भी खींचेगा, तो उसका जो वेट है धीरे धीरे घटेगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आके दोनों की जो ग्रेविटी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जितना अर्थ आदमी पे इधर ग्रेविटेशन फोर्स लगाएगा उतनी मास भी लगाएगा, है कि नहीं। नेट ग्रेविटेशन फोर्स 0 हो जाएगा, आदमी का नेट वेट 0 हो जाएगा। ये देखो नेट वेट 0 हो गया इस पॉइंट पे, और उसके बाद इधर जाएगा तो फिर क्या होगा, मास की जो ग्रेविटेशन फील्ड है वो डोमिनेट करना शुरू हो जाएगी, उसका जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर जाएगा। ये फंडा है, तो पहले घटेगा और उसके बाद फिर से बढ़ने लग जाएगा। तो ये सब बेसिक सवाल हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। सवाल नंबर 9 क्या बोला जाए इसके बारे में। ये तो मतलब टिक एंड गो वाला सवाल है, टिक करे और चलते बने ऐसा सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। ए क्रॉस बी और ए डॉट बी इनका मैग्नीट्यूड गिवन है, ए डॉट बी चिपका दे ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी चिपका दे ए बी साइन थीटा, थीटा कितना निकल आएगा। और पूछ रहा बता दोनों वेक्टर्स के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है। यू जस्ट हैव टू यूज द बेसिक फॉर्मूला। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस थीटा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से बस थीटा निकालना है और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है कि नहीं। इनको बोलते हैं ना कि फ्री के नंबर है यार लूट लो, है कि नहीं, जेई को लूट लो ठीक है। सवाल नंबर 10 निहायत ही आसान सवाल है, 10th में ध्यान से देखें। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है विच इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसमें 4 केसेस बताए हुए हैं। थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 180 है, थीटा 90 है, थीटा है ना जनरल थीटा है। ये 3rd केस वाला सवाल है। व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तभी तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में गोलू गोलू घूमता है। और वही इसमें पूछ रहा है कि यार 2 पार्टिकल्स हैं, दोनों के रेडियस ऑफ सर्कल का रेशियो पूछ रहा है, क्या दिक्कत है डायरेक्ट फार्मूला घुमाना है। दिया हुआ है दोनों के दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी से जा रहे हैं, तो रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग क्या पढ़ते हैं, √2mk एंड डिवाइड बाय क्यूबी। खटाक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, ट्रस्ट मी गाइस, लूट लो ऐसा है। सवाल नंबर 12 अगेन ये एडवांस का हमारी वर्कशीट का अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा। सवाल नंबर जो 12 है ऑलरेडी हम लोग क्लास में सवाल को बना चुके हैं, और ये जो सवाल है सवाल नंबर 12 ये भी एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं। आप एटलीस्ट सारे नहीं बना सकते हो, लास्ट 5 ईयर के जेई एडवांस के पेपर्स जरूर बना के जाएं। हर साल 3 से 4 सवाल श्योर शॉर्ट है और बिल्कुल आसान से सवाल पूछता है। सो ये जो सवाल नंबर 12 है क्यू एंड कैपिटल क्यू वाला जो सवाल है, हवाई बातें नहीं है, पूरा विद प्रूफ तुम लोगों को दिखा रहा हूं कि यार लास्ट ईयर हम लोग कहां पे ये क्वेश्चन को बनाए हैं क्लास में। ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मॉड्यूल है, ध्यान से देखें, दिस इज द मॉड्यूल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मॉड्यूल में वर्कशीट फॉर जे एडवांस जो हम लोग क्लास में बना चुके हैं, जे एडवांस की जो वर्कशीट है, इसमें ध्यान से देखें सवाल नंबर 3। ठीक है, तुम लोगों को शायद देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा सा है ना क्लोजर व्यू दिखा देता हूँ। ये देख सवाल नंबर 3, ध्यान से पढ़। सर्टेन चार्ज में पढ़ के सुनाता हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ क्या सवाल है, तुम लोगों को फील आ जाए ठीक है, कि ये सारे के सारे सवाल ऑलरेडी यार हम लोग क्लास में बना चुके हैं। ठीक है, a certain charge q is divided in 2 parts, q and q minus q, separated by this distance.
What must be the value of small q in terms of capital Q to maximize the electrostatic repulsion? सेम सवाल है, एग्जैक्ट सेम भाई साहब, डेटा भी उसने चेंज नहीं किया, एग्जैक्ट सवाल पूछा है, सेम सवाल और सेम आंसर। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो मॉड्यूल्स हैं दे आर सुपर ऑसम मॉड्यूल्स। इनको अच्छे से अपने को प्रिपेयर करना है, चाहे क्लास के वर्कशीट्स हों, जितने भी CDS हैं, प्रैक्टिस लैब हैं, NCERT कॉर्नर है, जेई मेंस कॉर्नर है, एडवांस कॉर्नर है, नीट कॉर्नर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो टेस्ट पेपर्स हैं उनको रेगुलरली अच्छे से अपने को बनाना है, में एक भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हर साल पूरा का पूरा एज इट इज पेपर सेम या सिमिलर वैसा ही पूछता है जैसे हमारे मॉड्यूल्स में है। ठीक है, सवाल नंबर 13, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बेसिक सा एप्लीकेशन है, राइट। इसमें एक छोटा सा तुम लोगों को फंडा बताया था कि अगर वेक्टर J और वेक्टर A इनके डायरेक्शंस डिफरेंट होते हैं तो करंट डेंसिटी इनमें रिलेशन थोड़ा सा चेंज कर जाता है। क्या चेंज हो जाता है, ध्यान से देखें। यस और नो, याद है, करंट होता है करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो इस सवाल में यही थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे जोश जोश में फ्लो में डायरेक्ट फॉर्मूला चिपका देते हैं, J बराबर I/A। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, J का डायरेक्शन और A का डायरेक्शन अलग अलग ले लिया है। तो यहाँ पे थीटा का जो फैक्टर है इसको अपने को कंसिडर करना है, राइट। तो सवाल में तुम लोग पढ़ पा रहे हो, उसमें करंट दे रखा है, उसने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, राइट। तो यहाँ से J कितना निकल आएगा, करंट डेंसिटी निकल आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाली जा सकती है, J बराबर सिग्मा ई चिपका दे, है कि नहीं, J बराबर सिग्मा ई। अच्छा, ये होती है कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यस और नो, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है कि नहीं। तो J यार यहाँ से निकाल के चिपका दो, रेसिस्टिविटी गिवन ही, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी कितनी निकल आएगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे कई सारे सवाल हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 14, KTG का एक बहुत बेसिक एलिमेंट्री फंडामेंटल सवाल है। डायरेक्टली अपने को फॉर्मूला घुमाना है, फॉर्मूला फॉर RMS स्पीड के हम लोग दो फॉर्म में एक्सप्रेशन पढ़े थे, √3RT/m, √3KT/m। सेकंड वाला घुमाना है, RMS वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ गैस दिया हुआ है। तीनों के तीनों जो गैसेस हैं उनके टेम्परेचर सेम है, मास बस अलग अलग है। तो मास और VRMS इनमें रिलेशन क्या है तुम्हारे सामने, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सवाल नंबर जो 16 है, इट इज़ डायरेक्टली बेस्ड अपॉन स्प्रिंग फोर्स। जो स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन है उसी पर बेस्ड सवाल है। ये बेसिकली एक इलास्टिक वायर है, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, एवरी इलास्टिक वायर इट बिहेव्स लाइक अ स्प्रिंग whose equivalent spring constant is K बराबर Y into A/L, right। तो every elastic wire it basically behaves like a spring, right। तो वायर में टेंशन या स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स एक ही बात है, F बराबर K डेल्टा L, है कि नहीं। तो टेंशन बोलो या स्प्रिंग का स्प्रिंग फोर्स बोलो, K डेल्टा L, इट्स वन एंड द सेम थिंग। एक गिवन वायर के लिए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहेगा, राइट। अब जैसे इसमें दो केसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट केस में जो टेंशन T1 है कि नहीं, तो फर्स्ट केस में टेंशन कितना है T1, ठीक है साहब, K इंटू डेल्टा L। अब डेल्टा L क्या होगा, दिस इज चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो उसमें दिया हुआ है फाइनल लेंथ L1 है और इनिशियल जो नेचुरल लेंथ होगी वो मैंने साहब L मान लिया। तो डेल्टा L कितना हो गया कि साहब फाइनल लेंथ कितनी है माइनस इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, उतना ही तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन होगा। और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बना ले, जैसे सेकंड केस में जो स्प्रिंग फोर्स या टेंशन की वैल्यू T2 है, स्प्रिंग फोर्स तो वही रहेगा, स्प्रिंग फोर्स थोड़ी चेंज होगा। अरे वायर वही है ना रे, एक गिवन वायर के लिए जो K होगा वो कांस्टेंट रहेगा, एक गिवन स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट फिक्स हो जाता है कि नहीं, K बराबर YA/L, Y कांस्टेंट, A कांस्टेंट, L कांस्टेंट, K कांस्टेंट हो गया। अच्छा, इस केस में फाइनली लेंथ मान लो L2 हो गई है, नेचुरल लेंथ वही है भाई, इतना ही तो एक्सपेंशन हुआ। फाइनल लेंथ कितना है माइनस इनिशियल लेंथ कितना है, इतना ही अमाउंट का एक्सपेंशन होगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, K कितना निकल आएगा, L कितना निकल आएगा। सवाल पढ़, वही तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एक्चुअल लेंथ कितना है मतलब L कितना निकल आएगा। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, K एलिमिनेट हो जाएगा, L कितना निकल आएगा। और ऐसे कई सारे सवाल हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल खोलें,
प्रैक्टिस लैब में हम लोग इनको बना चुके हैं। ऐसे कई सारे सवाल टेस्ट के थ्रू भी बना चुके हैं। ध्यान से देखें जितने भी टेस्ट हमने आज तक दिए हैं, टेस्ट में भी कई सारे सवाल इस प्रोफाइल के हम लोग बनाए हैं। हमारे जो प्रैक्टिस लैब है उनमें भी कई सारे इस प्रोफाइल के सवाल मिल जाएंगे। सवाल नंबर 17 ध्यान से पढ़ें। सवाल नंबर 17 डिट्टो वही क्वेश्चन है जो हम लोग अभी भी कुछ दिन पहले मॉडर्न फिजिक्स में वर्कशीट में बना चुके हैं, इन सेमीकंडक्टर्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो मॉड्यूल है ध्यान से देखें, इसमें पेज नंबर 119 में आ जाएं। कहाँ पे? पेज नंबर, ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। पेज नंबर 119 में एंड क्वेश्चन नंबर ध्यान से 12 देखें, ठीक है। रीड इट आउट, इसकी लैंग्वेज ध्यान से पढ़ें। एग्जैक्ट सिमिलर सवाल है, बस डेटा उसने थोड़ा सा चेंज किया। एग्जैक्ट सिमिलर सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 17 आया है जेईई मेंस 2021। इसलिए बार बार बोलता हूं, वर्कशीट अच्छे से बनाएं, सीडीएस अच्छे से बनाएं, प्रैक्टिस लैब अच्छे से बनाएं, सारे टेस्ट, किसी में भी एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम सवाल पूछा गया है जेनर डायोड का, ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज गिवन है, डायरेक्टली उसकी हेल्प से इस ब्रांच में करंट आएगी। केवीएल घुमा दे, हर ब्रांच में करंट आ जाएगी। ऑलरेडी हम लोग क्लास में बना चुके हैं इसको। सवाल नंबर 20, दिस इज आवर फाइनेस्ट क्वेश्चन। ये अच्छा सवाल है। 3 डिफरेंट कंसेप्ट्स जम्बल्ड इनटू वन क्वेश्चन। 3 अलग अलग कंसेप्ट्स एक ही सवाल में मिक्स अप हैं। ये बेहतरीन सवाल है, लेकिन बहुत आसान सवाल है, और ऐसे कई सारे सवाल हम लोग क्लास में बना चुके हैं। क्या कमाल का सवाल है, ध्यान से देखें, जबरदस्त सवाल है। इसमें बोलता है कि रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू n बराबर 3 से n बराबर 2, हाइड्रोजन का एटम है, उसमें ट्रांजिशन हो रहा है 3 से 2। तो जब ट्रांजिशन होगा हायर लोअर में, तो क्या होगा? फोटॉन्स एमिट होगा। अब ये सब जो फोटोन आया, इस फोटोन को उसने गिराया एक मेटल के सरफेस पे फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, है कि नहीं। अगर तो इस फोटोन की एनर्जी इस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को ऑब्जॉर्ब करेगा और अपने अपने रिस्पेक्टिव सरफेस से डिटैच होना शुरू कर देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो इसको एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में उसने प्रोजेक्ट करा दिया और सर्कल में घुमा दिया, क्योंकि हमें पता है जब भी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, पार्टिकल फॉलोज अ सर्कुलर ट्रैक। ये फंडा है दोस्त। तो 3 अलग अलग कंसेप्ट हो गए। ये देखो, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के फंडे हैं दोस्त, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप किया, फिर इलेक्ट्रॉन इस मेटल टारगेट को हिट किया, तो यार अब उसने, है ना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फंडे लगा दिए। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकाला, उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, तो यार मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के फंडे लग गए, ठीक है। और सवाल बहुत आसान सा है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कल में दौड़ेगा, तो इस यार सर्कल का रेडियस उसने दिया हुआ है, तो रेडियस के हेल्प से इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो आइंस्टाइन हाइपोथेसिस हम लोग घुमा के वर्क फंक्शन ऑफ मेटल सरफेस निकाल सकते हैं। दिस अप्रोच अप्लाई कैसे करते हैं? एवरीवन सी दिस। क्या रेडियस का एक्सप्रेशन तुम लोगों को इस फॉर्मेट में याद है? यस और नो? रेडियस अपने को गिवन है, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, हम पता है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन की ना, फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल दें। अब याद करो, आइंस्टाइन हाइपोथेसिस में क्या यार, हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर h/λ माइनस w। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई यार अपनी, है कि नहीं। रहा सवाल फोटोनिक एनर्जी और निकल आए, तो यार मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन निकल आएगा। फोटोनिक एनर्जी डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं यार, कि इस फोटोन की एनर्जी उतनी हो जाएगी जितना कि इन दोनों स्टेट्स की एनर्जी का डिफरेंस है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम में डिफरेंट स्टेट्स के जो एनर्जी लेवल हमें याद होना चाहिए। जैसे n बराबर 2 की एनर्जी होती है -3.4, n बराबर 3 की होती है -1.51, दोनों का टेक आउट डिफरेंस। तो यार फोटोनिक एनर्जी हो गई 10 वैल्यू और -10 वैल्यू, हाँ, राइट। तो एस वाला लैम्डा आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, वर्क फंक्शन निकल आएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब मूव कर रहे हैं सेक्शन बी में, सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 ध्यान से पढ़ें। क्या बिल्कुल सेम सवाल है जो हम लोग जेईई एडवांस की वर्कशीट में भी बनाए हैं, और ऐसा सवाल तुम लोगों को टेस्ट पेपर में भी मिला हुआ है। ध्यान से पढ़ें, सवाल बहुत आसान सवाल है, देखने में भारी भरकम दिख रहा है सोल्यूशन 2 लाइन का है, कुछ है नहीं। इधर देख, ये मान ले कोई वॉल है और ये कोई छोटा सा एम मास का और क्यू चार्ज का एक लेट्स से ब्लॉक है, और यहाँ पे साहब रीजन में वी हैव यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेट्स से दिस ब्लॉक इज स्टार्टिंग इट्स जर्नी फ्रॉम रेस्ट,
क्या पूछ रहा है? इफ द कोलिजन ऑफ द बॉडी विद द वॉल इज परफेक्टली इलास्टिक, फाइंड आउट टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। तो ध्यान से सोच के बता, क्या यहाँ पे इस ब्लॉक का जो मोशन होगा इट विल बी ओनली ऑसिलेटरी एंड नॉट एसएचएम, बिकॉज इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स है एसेंशियली कांस्टेंट फोर्स है। दिस फोर्स इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक। ये सुनो, आप जीवन में कहीं भी देखेंगे, इस ब्लॉक के जीवन में कहीं भी देखेंगे, ले दे कर एक ही फोर्स तो लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ, कहीं से एक्स के प्रोपोर्शनल देख रहा है क्या रे, तो मोशन कहाँ से एसएचएम हो जाएगा? फोर्स इज कांस्टेंट फोर्स, तो यहाँ पे मोशन सिर्फ ऑसिलेटरी होगा, इट विल नॉट बी एसएचएम। ऐसे कई सारे सवाल टेस्ट पेपर के थ्रू भी हम लोग कर चुके हैं और क्लास की एडवांस की वर्कशीट में भी कर चुके हैं, ध्यान से देखना। और अप्रोच बड़ा सिंपल सा यार, यहाँ से यहाँ तक का समय निकाल ले, उसका डबल कर दे, दैट विल गिव यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। सिमेट्री है ना दोस्त, जितना समय में देख, एवरीवन सी दिस, क्या है, जैसे ही छोड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एक्साइट करेगा, टक्कर मारेगा, जोरदार टक्कर मारेगा। कोलिजन इलास्टिक है, इसलिए दोनों साइड का टाइम सेम होगा। जितना टाइम में यहाँ से तक जाएगा उतना ही टाइम में यहाँ से तक जाएगा, मतलब वी से हिट करेगा, वी से रिबाउंड मारेगा। अब यार क्या हुआ रिटर्न जर्नी में, यार इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर हो गया, लेकिन वेलोसिटी इधर ही है, तो अब क्या होगा, रिटार्डेड मोशन होगा, वेलोसिटी घटेगी, इवेंचुअली वहीं पे जीरो हो जाएगी। सोच के बता, क्या यार ये बिल्कुल एनालॉजी आपको वैसे ही दिख रही है जैसे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ते हैं। पार्टिकल को आपने वी से फेंका, किसी वेलोसिटी से फेंका, ऊपर गया, टिल इट्स वेलोसिटी बिकम जीरो, और उसके बाद सेम बात को रिट्रेस करता हुआ स्टार्टिंग पॉइंट को रिटर्न हो जाएगा। तो सोचो बता, क्या यार यहाँ पे भी टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होते हैं या सुनो? क्यों बराबर होते हैं? क्योंकि एक्सेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए जितना टाइम में स्टार्टिंग से हाईएस्ट पॉइंट जाएगा उतने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट से वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे रिटर्न कर जाएगा। ये फंडा है दोस्त, और वही फंडा यहाँ पे एक्सेशन का जो मैग्नीट्यूड है, एक्सेशन या रिटार्डेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर। एक्सेशन होता है फोर्स और मास, फोर्स इतना लग रहा है क्यू ई, क्यू कॉन्स्टेंट, एम कॉन्स्टेंट, डी कॉन्स्टेंट, एक्सेशन रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट, इसलिए जितने टाइम में इसकी वेलोसिटी 0 से v होगी उतने ही टाइम में v से 0 होगी, या जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है कि नहीं, 0 से v होने में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा v से वापस से 0 होने में। इसलिए हम लोग एक साइड का टाइम निकाल लेंगे, उसको डबल कर देंगे, दैट विल गिव यू टोटल टाइम ऑफ, ठीक है, मोशन। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का उसने अपने को कुछ डिस्टेंस दे रखा है, तो बाद में चिपका देंगे, ठीक है ना, मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के इंटरवल में सिंस एक्सेशन कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, डी कांस्टेंट है, यू कैन डायरेक्टली यूज इक्वेशन ऑफ मोशन एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ डी है, इनिशियली रस से स्टार्ट कर रहा है, हाफ ऑफ एक्सेशन चिपका देंगे, और यहाँ से टाइम कितना निकल आएगा, और इस टाइम को आप डबल कर दें, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। बाकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू चिपकानी है, क्यू कितना, एम कितना, डायरेक्ट सवाल है, और ये सवाल ऑलरेडी हम लोग क्लास में बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखें, सवाल नंबर 5, इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल हम लोग क्लास में बना चुके हैं और आपके असाइनमेंट में भी मिल जाएंगे, राइट। एक पीवी ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ की जो शक्ल है वो सर्कुलर है, ये सुनो, बस इसमें थोड़ा सा ध्यान ये रखना, ये किलो पास्कल का है, ठीक है, और ये सब लीटर का है। क्या पूछ रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, कितनी अमाउंट ऑफ हीट गैस एब्जॉर्ब कर रहा होगा। डायरेक्ट सवाल है बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, Q बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, खत्म कहानी। डेल्टा यू याद कर, ऑप्शन साइक्लिक प्रोसेस बन गया। साइक्लिक प्रोसेस में यार एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, स्टेट कांस्टेंट रहता है, एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज इन एनर्जी 0 हो जाएगा। तो यार जो हीट एब्जॉर्ब होगा इट इज सेम एज वर्क डन, और वर्क डन याद कर क्या होता है, वर्क डन इन अ cyclic process it is simply defined as area enclosed by the loop. Work done is positive if the loop is clockwise, work done is negative if the loop is anti-clockwise, है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना यार, हीट कितना हो जाएगा वर्क डन, और वर्क डन यार क्या होता है एरिया। अब यहाँ पे ज्योमेट्री क्या देख रही है, सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, खटाक। तो आर स्क्वायर मतलब ये आर इंटू ये आर, है कि नहीं, और ये जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं वो आपको गिवन है कि नहीं। सवाल में ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना ये सब अपने हो गए, तो यहाँ से रेडियस कितना निकाल के यहाँ पे चिपका दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान इसमें ये रखना है, क्या ध्यान रखना है, देखो आप ध्यान से यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स को देखें, तो यार ये 20 ये 40, सिमिलरली ये वाला 20 ये वाला 40 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, क्या रेडियस अपने को 20 दिख रहा है, डायमीटर है 40 माइनस 20 मतलब 20, लेकिन यार रेडियस कितना हो जाएगा 10। ऐसे यहाँ पे डायमीटर देखें 40 माइनस 20 मतलब 20, लेकिन रेडियस कितना हो जाएगा 10। तो ध्यान बस ये रखना है, 10 तो ठीक है, लेकिन आप ये भी तो देखो यार, ये वाला जो आप 10 रख रहे हो ये किस सिस्टम में रख रहे हो, किलो पास्कल, तो यार उसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू कन्वर्ट दिस इनटू पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और एट द सेम टाइम ये वाला जो आर है, ये वाला जो आर है, ये यार आप किस में रख रहे हो, लीटर में, इसको मीटर क्यूब में रखना पड़ेगा, तभी तो आंसर है जूल में आएगा। ये सुनो, तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो जनरली बच्चों से होती हैं। उन्होंने क्या है, उन्होंने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पे देखा और डायरेक्टली एरिया चिपका दिया और सब गड़बड़ करके चले आए। यूनिट्स के बारे में है ना, क्वांटिटीज की यूनिट किस किस सिस्टम में, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल अबाउट इट। क्लियर है? सो यहाँ पे लीटर है तो यार 1 लीटर में 10⁻³ मीटर क्यूब होते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है, प्रेशर को आपको रखना पड़ेगा किसमें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, वॉल्यूम को रखना पड़ेगा मीटर क्यूब में, तभी तो आंसर आएगा इन जूल्स। ये फंडा है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। सवाल नंबर 6 जो है बेसिक सवाल है, बेस्ड ऑन एनएलएम एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन। बहुत बेसिक सवाल है। एक बार बोलता है कि यार जो बॉडी है वो स्लाइड करता हुआ जा रहा है, ठीक है, तो याद करो कोई भी बॉडी अगर स्लाइड करते हुए जाती है एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन पे, तो एक्सेशन क्या होता है, जी साइन थीटा। इक्वेशन ऑफ मोशन घुमा के डायरेक्टली टाइम आ जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर। लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मान ले एल है, इनिशियल लॉस से 0, हाफ ऑफ एक्सेशन डाल देना, तो यहाँ से यार जब स्लिपिंग आएगी तो उसका टाइम कितना निकल आएगा। सेकेंड केस में वही जो ऑब्जेक्ट है, राइट, वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ठीक है। तो रोलिंग में बस थोड़ा सा एक अपने को ट्रिक याद रखनी है कि एक्सेशन का जो एक्सप्रेशन है जी साइन थीटा के लिए क्या हो जाता है, इट इज जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/r²। ये बेसिक कंसेप्ट पर बेस है ये सवाल, राइट। तो यू तो वही है यार 0, एक्सेशन बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इट्स जी साइन थीटा अपॉन 1 + I/r²। और मान ले इस केस में टाइम उसको t2 लगता है, ये सुनो, है ना। लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन तो दोनों ही सिचुएशन में सेम रहेगी, दोनों ही केसेस में इनिशियल लॉस 0 है। यहाँ से T1 आ जाएगा, यहाँ से T2 आ जाएगा, यू कैन इजली डिटरमिन इट्स रेशियो। क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग CDS के थ्रू बना चुके हैं, एक बार देखना जरूर। जो सवाल नंबर 9 है, वेव्स का एक बहुत एलिमेंट्री सवाल है। इट इज एक्चुअली में बेस्ड ऑन डॉपलर्स इफेक्ट, राइट। और इस प्रोफाइल के जो सवाल है हम लोग लेवल 2 में कर चुके हैं। हाउ टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। जैसे एक कार है, किसी वॉल को अप्रोच कर रहा है, ध्यान से पढ़ें सवाल क्या बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कार हॉर्न इनकाउंटर्ड अ चेंज फ्रॉम 400 to 500 हर्ट्ज। पूछ रहा बता कार की स्पीड कितनी है। तो ध्यान से सोचें, क्या यार कार का ये जो ड्राइवर बैठा है इसको 2 तरह के साउंड सुनाई देंगे, ठीक है। एक तो डायरेक्टली, भाई यही तो कार सोर्स है और यहीं पे उसका ऑब्जर्वर बैठा है। तो ध्यान से सोचें, क्या यार इस सिचुएशन में देयर इज नो रिलेटिव मोशन इन बिटवीन द साउंड सोर्स एंड दिस ऑब्जर्वर। अरे वही तो कार सोर्स है और उसी सोर्स के अंदर ही तो ऑब्जर्वर है। हम लोग पढ़ चुके हैं ना, जब तक सोर्स एंड ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इट इज सेम एज फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स। तो जो हॉर्न की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट केस में तो यार उतनी ही है ना, तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो तो यार हमें डायरेक्टली गिवन है कितना, 400। यही एक्चुअल है और यही एक्चुअली में ये ड्राइवर सुन रहा होगा। दूसरी ये साउंड कौन सी सुनेगा, विच इज कमिंग आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस वॉल। तो इसके लिए अपने को थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ऐसे कई सारे सवाल हम लोग लेवल 2 में बना चुके हैं इसी सेशन में। एक बार पन्ने पलट के देखना, हाउ टू डिटरमिन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड। तो इसमें 2 बार आपको डॉपलर्स इफेक्ट घुमाना पड़ेगा। एक बार इसको अज्यूम करें एज अ सोर्स, इसको अज्यूम करें एज एन ऑब्जर्वर एंड यूज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डॉपलर्स इफेक्ट। न्यू अपरेंट बराबर न्यू एक्चुअल V - V अपॉन V - Vs। तो यहां पे देखें कि यार ये जो पोल है, ये जो वॉल है, कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुन रहा है। उसके बाद अब ये एक्ट करेगा सोर्स और ये जो ऑब्जर्वर है ये एक्चुअली में एक्ट करेगा ऑब्जर्वर। सेकंड केस में आपको इस तरह से डील करना पड़ेगा कि साहब ये पिलर काम करेगा एज अ सोर्स ऑफ साउंड, क्योंकि यार साउंड वेव आई और यहीं से तो रिफ्लेक्ट होके गई, तो साउंड का सोर्स तो यही बन गया रे। और ये ऑफ कोर्स जो कार में बैठा हुआ ड्राइवर है, ये भाई साहब काम करेंगे एज एन ऑब्जर्वर। ये कहानी है। अच्छा ध्यान रखें, जितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड ये सुन रहा है ये काम करेगा एज अ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, ये काम करेगा एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जब ये काम करेगा एज अ सोर्स और ये बिहेव करेगा एज ऑब्जर्वर। तो एक बार आपने इस सोर्स इस ऑब्जर्वर के लिए डॉपलर्स इफेक्ट घुमा लिया,
कितनी अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो निकाल लिया, ठीक। और यही जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है ये काम करेगी एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जब ये बन जाएगा सोर्स और ये बन जाएगा एज ऑब्जर्वर। और फिर से अब इस सोर्स एंड इस ऑब्जर्वर के लिए अगेन यूज द फंडा ऑफ डॉपलर इफेक्ट। बस ध्यान रखें, अब जो न्यू एक्चुअल रखेगा वो ये वाली न्यू अपरेंट रखेगा। जब हमने इसको सोर्स इसको ऑब्जर्वर लिया था तो जितनी फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड ये सुन रहा है बस वही काम कर रही है एज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। जब ये काम कर रहा है एज अ सोर्स और ये बिहेव कर रहा है एज ऑब्जर्वर, तो इसमें न्यू एक्चुअल की जगह ये वाली न्यू अपरेंट छाप देना, बाकी तो वही है कि नहीं, V माइनस वी अपॉन V माइनस वी एस। तो इस प्रोफाइल के कई सारे सवाल हम लोग क्लास में बना चुके हैं और ये जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुन रहा है यही तुम्हें दे रखी है उसने, ध्यान से देखें कितनी, 500 कितनी दे रखी है, दिस इज एक्चुअली में 500। तो यहां से यू कैन इजिली डिटरमिन स्पीड ऑफ कार की स्पीड कितनी हो निकल आएगी। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस पूरे के पूरे पेपर को एनालाइज करते हैं यू विल फाइंड दैट कि यार पेपर वाज नॉट कंसेप्चुअली टफ, इट वाज ओनली कैलकुलेशन वाइज टफ और यू कैन से लेंदी। पेपर में कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बढ़ने की वजह से ऐसा इंप्रेशन गया कि यार पेपर इज टफ और पेपर इज स्लाइटली लेंदी, बट एक्चुअली में ऐसा था कुछ भी नहीं, जैसा कि आपने पेपर डिस्कशन करते टाइम ऑब्जर्व भी किया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको दोनों के दोनों जेईई मेंस के जो अटेम्प्ट हैं, चाहे अप्रैल अटेम्प्ट है चाहे मई अटेम्प्ट है, इन दोनों ही अटेम्प्ट्स को अपने को 100% पोटेंशियल से देना है, पूरी एनर्जी से देना है, पूरे जोश से, पूरे एंथू के साथ देना है। एंड मोर ओवर, जब आप अप्रैल अटेम्प्ट का पेपर दे के आए तो दोस्त आपको उस पेपर को एनालाइज जरूर करना है कि आपसे कितने क्वेश्चंस बने, कितने नहीं बने, गलतियां क्यों हुई, कहां पे हुई, कौन से कंसेप्ट्स मिस किए, कौन से फॉर्मूले आपसे स्किप हुए, और अपने को कोशिश करना है इन मिस्टेक्स को, गलतियों को मई अटेम्प्ट में एलिमिनेट करने की। दिस शुड बी योर टारगेट। सो गाइज, अब आपको प्रिपरेशन करनी है एग्जाम टेम्परामेंट की, प्रेशर के अंडर परफॉर्म करने की, टाइम मैनेजमेंट करने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबव ऑल किस क्वेश्चन को आपको बनाना है एंड किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, दैट इज क्वेश्चन सिलेक्शन की। सो बच्चों, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, आई रिपीट कि आपको बहुत मेहनत करनी है क्वेश्चन सिलेक्शन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मोस्ट ऑफ द टाइम यार इसी में चला जाता है, स्पेशली इन सेक्शन बी, कि यार अपने को कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है। सो आप आज से, अभी से भिड़ जाएं, जुट जाएं, एंड आई एम क्वाइट श्योर यू विल डेफिनेटली कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। और एक हैशटैग चला दें, जेईई फोड़ना है। एंड आई होप आज का जो डिटेल्ड एनालिसिस है ऑफ जेईई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपकी भी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर इन्फॉर्म करें। सो आज की जर्नी यहीं पे वाइंड अप करते हैं। गुड लक एंड डू वेरी 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 वेल इन योर एग्जाम्स। सो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए जोश, नए एंथू और नई एनर्जी के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।